वर्ड जो है, वेक्टर जो वर्ड है ना, वो 1D एरे कहलाता है, 1D एरे। यानी कि सिंपल 1D एरे कौन से एरे होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे नम लिखता हूँ इज इक्वल 1 2 3, ये मेरे पास 1D एरे है, इसे मैं कहूँगा 1D एरे, यानी कि एक वेक्टर बना दिया। मैट्रिक्स क्या होते हैं, यानी कि 2D एरे, यानी कि एरेज के अंदर एरे होना, उसे 2D एरे कहते हैं मैट्रिक्स। उसके बाद टेंसर्स एरे, उसको कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ एरेज हो, यानी कि 3D भी हो सकता है, 4D भी हो सकता है, 5D भी हो सकता है। इसमें कोई लिमिट नहीं होगी हमारे पास, हमें नहीं पता होगा कि कितना है, उधर हम एन यूज करेंगे, जहाँ पे एन यूज करेंगे यहाँ पे हमें लिमिट नहीं पता होगा कितनी लिमिट होगी। ये 3 वर्ड है, इसमें मैं ये वर्ड यूज करूँ, वेक्टर्स, मैट्रिक्स एंड टेंसर, ये 3 चीजें ऐड होंगी इसमें। इसके बाद जो numpy है, ये 2D मोड है एडिटर, 2D मोड एडिटर है। 2D मोड एडिटर मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी आप देखा बाहर क्लिक किया इसके, तो यहाँ पे बिलो लाइन हो गई है, बिलो लाइन हो गई है, ये होता है कमांड मोड, कमांड मोड। और एक होता है इसके अंदर, अगर मैं क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। जब ये ग्रीन होगी ना लाइन, तो यहाँ पे होगा एडिट मोड। टू मोड हमारे पास फंक्शन होता है इसमें जुपिटर नोटबुक में, एक होता है कमांड मोड और दूसरा होता है एडिट मोड। एडिट मोड तब होता है जब हम कुछ वैल्यू एडिट कर सके या हमें कुछ ऐड कर सके, ये हमारे पास क्या है, एडिट मोड है। और ग्रीन हमारे पास ये लेफ्ट साइड में लाइन होगी। और अगर मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरे पास कमांड मोड हो जाएगा। कमांड मोड मतलब तो कोई कमांड यूज करनी हो, हमें चलानी हो, तो ये हमारे पास ये हुई, लेकिन यहाँ आउटपुट आएगी तो हमारे पास ब्लू हो जाएगी, उस पर उस वक्त में हम कमांड मोड कहते हैं। अब यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं, इसमें मैथ के कॉन्सेप्ट लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 + 3। अब इसे मैं रन करना है, रन कैसे करूंगा, रन 2 तरीकों से होता है, मैं दोनों तरीके आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल+इंटर, तो मेरे पास क्या है, ये रन होके आउटपुट आ जाएगा, ये आउटपुट मेरे पास आ गया। क्या करूंगा मैं, कमांड कंट्रोल+इंटर, यानी कि कंट्रोल इंटर क्लिक करूंगा तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगी यहाँ पे। और उसके बाद अगर मैं उसे आउटपुट को लेके आने, यानी कि आउटपुट के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे पास न्यू सेल भी ओपन हो, मैं आगे भी कुछ वैल्यू इंटर करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंटर करके मैं डी इंटर कर दूंगा, प्रेस बी, यानी कि न्यू लाइन के लिए ऐड बी करूंगा। और साइड पे ये देखिए, मैंने ऊपर कमांड पे एडिट मोड था उस वक्त मेरी वैल्यू नहीं हुई, वो क्या कह रहे हैं, वहां पे एडिट हो रही थी, मैं बाहर निकलना पड़ेगा मुझे। कमांड मोड में जाने के बाद ही मैं बी प्रेस करूंगा, जब बी प्रेस करूंगा तो वो न्यू सेल क्रिएट कर देगा। मैं बाहर निकला, फिर मैंने बी प्रेस किया तो फिर मुझे उसने एडिट यहाँ पे एक न्यू सेल क्रिएट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे ऐड करूंगा तो मेरे पास वो प्रिंट होगा वैल्यू, ये चीज याद रखिएगा। दो तरह के, अगर कोई न्यू सेल ऐड करना है हमने क्या कर ऐड करेंगे, बी ऐड करेंगे आउटपुट लेने के बाद। और इस सेल को मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, सिंपल एक तो तरीका है, यहाँ से ये ऊपर आपको कट का निशान दिख रहा है, यानी कि यहाँ से मैं क्लिक करूंगा इसे सिलेक्ट करके, फिर मैं सिलेक्ट करके क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास क्या होता है, वो सेल खत्म हो जाता है। इसको मैं दोबारा ऐड करूंगा, अगर मैं बाहर जाना पड़ेगा मुझे कमांड मोड में जाकर मैं बी प्रेस करूंगा तो मेरे पास न्यू एक सेल क्रिएट हो जाएगा, न्यू लाइन क्रिएट होगी यहाँ पे। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मुझे मैनुअली आउटपुट के बाद फौरी तौर पर मुझे न्यू सेल चाहिए, मैं नहीं चाहता कि मुझे बाद में एडिट मोड में जाके कमांड मोड में जाके फिर प्रेस करूं डी और फिर मेरी न्यू लाइन हो। तो मैं क्या करूंगा, जब मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा तो मैं जब रन करूंगा ना, रन करने के साथ ही मैं न्यू लाइन चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे शिफ्ट इंटर दबाऊंगा तो मुझे मेरी आउटपुट भी मिल जाएगी और न्यू सेल भी साथ में जनरेट हो जाएगा। अगर मुझे सिंपल रन करना है तो मैं क्या करूंगा, इंटर कंट्रोल+इंटर करूंगा। और अगर मुझे न्यू सेल भी ऐड करना है तो फिर मैं शिफ्ट+इंटर ऐड कर दूंगा वहां पे। और इसके बाद मेरे पास ये एडिट मोड है, मैं एडिट मोड से वापस कमांड मोड में जाना चाह रहा हूँ, तो मैं प्रेस नहीं बटन करता कोई भी, तो मैं सिंपल स्केप ऐड करूंगा। स्केप जो बटन है ना, मेरे इस वक्त एडिट मोड में हूँ, मैं अगर यहाँ पे स्केप प्रेस करूंगा तो ये
कमांड मोड में चला जाएगा, वापस कमांड मोड में चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू है मेरे पास, ये मेरे पास वैल्यू है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ वैल्यू को। कोई ज़्यादा लेंथी वैल्यू होगी तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस डी ऐड करूँगा तो मेरी सारी वैल्यू जो है ना वो डिलीट हो जाएगी। और उसको वापस लाना है तो कंट्रोल प्लस जी जो है तो मेरा वर्ड जो होगा, कंट्रोल प्लस डी यानी कि वैल्यू को डिलीट करने के लिए, कंट्रोल प्लस जी वैल्यू को वापस लाने के लिए। और यहाँ पे अगर मैं हेडिंग लिखना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मैं अगर एक काम करना है तो मैं ऊपर से एक कमेंट्स देते थे हम, जैसे हम पीछे कमेंट देते थे यूजर जो डेवलपर्स होते हैं उन्हें बताने के लिए कि ये काम किस लिए किया गया, ये फंक्शंस क्यों ऐड किए गए हैं। तो उसके लिए अगर हम यहाँ पे कमेंट्स कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है हेडिंग देने का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रेस स्केप वन, क्या मैंने ऐड किया, स्केप प्रेस वन, यानी कि स्केप ऐड करके साथ ही मैंने वन प्लस ऐड करना है। उसके बाद मेरे पास एक स्टैटिक आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं कोई भी वर्ड लिखता हूँ, हेडिंग लिखता हूँ, उसके बाद मैं न्यू लाइन पे चला जाता हूँ तो ये मेरे पास एज अ कमेंट्स आ जाएगा। अब ये मेरा क्या है, कमेंट्स हो गया है। इसको मैं अगर मैं एडिट करना चाह रहा हूँ दोबारा तो फिर उसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा तो मेरे एडिट मोड में आ जाएगा। यहाँ पर अगर सिंगल ऐड तो करूंगा ना मैं, यहाँ पे मैं आगे हेडिंग देने के लिए HTML टैग भी यूज कर सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे H2, और अब मैं इधर मेरे पास ये HTML टैग भी यूज हो गया। अब ये देखें, ये मेरी हेडिंग काफी यानी कि बोल्ड है और साइज भी काफी बड़ा है इसका। अगर मैं छोटा साइज करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और हैश ऐड कर दूंगा तो मेरे पास ये जो हेडिंग है ये कम हो जाएगी। अब फिर दोबारा ऐड करूंगा और कम हो जाएगी। अब देखें ये हेडिंग क्या हुई, छोटी होगी हेडिंग। इसी तरह HTML टैग भी मैं यूज कर सकता हूँ इसके अंदर। ये मेरे पास हेडिंग है, ये कंपाइल करने के वक्त इसको रन करने के वक्त ये रन कंपाइल नहीं हो पाएगी वैल्यू, ये इग्नोर करेगा कंपाइलर जो है, इंटरप्रेटर जो होगा यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास शॉर्टकट कीज भी हैं। शॉर्टकट की जो है वो हमारे पास कैसे हैं, हम कैसे हेल्प ले सकते हैं शॉर्टकट की यहाँ पे हेल्प पे क्लिक करके हम यूजर हो गए, आगे नीचे आएगी की बोर्ड शॉर्टकट, यहाँ पे क्लिक करो तो हमें यहाँ पे ऑप्शंस दे देगा कि कौन सी कीज जो है ना वो शॉर्टकट यूज हो रही है, कौन सी कीज है जो किस काम के लिए आ रही है। हमारे पास ये बिलो ऑप्शंस दे देगा, अगर हमें नहीं मैनुअली पता चल रहा तो हम इजिली यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सी की हम क्लिक करके हम वो काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टैब है कोड कंप्लीशन ऑफ इंडेंट करने के लिए, फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए हम F यूज करेंगे। इंसर्ट सेल अबव यानी कि ऊपर सेल लेने के लिए हम क्या A प्रेस प्रेस करेंगे। बिलो करने के लिए हम B प्रेस करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था B, हमारे पास एक न्यू सेल क्रिएट करने के लिए, सेल को कट करने के लिए हम X यूज करेंगे, और कॉपी करने के लिए सेल को हम C यूज करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट V जो होगा हमारा पेस्ट एंड एक सेल अबव होगा ऊपर। इस तरीके से हमारी कमांड जितनी भी है हमें शॉर्टकट यहाँ से अवेलेबल होंगी, हम इजिली देख सकते हैं। यहाँ पे हेल्प में जाके नीचे कीबोर्ड शॉर्टकट ऐड करके, अब यहाँ पे मैं अगर ए दबाता हूँ तो मेरे पास फिर दोबारा कमांड मोड में जाना पड़ेगा, और ए ऐड करूंगा तो मेरे पास ऊपर सेल क्रिएट होगा, नीचे नहीं होगा। मैं यहाँ पे कोई वैल्यू ऐड कर देता हूँ। अब देखिए मेरे पास ऊपर सेल क्रिएट हुआ, नीचे नहीं हुआ। अगर मैं नीचे करना चाह रहा हूँ, इससे नीचे करना चाह रहा हूँ तो मैं बी प्रेस करूंगा तो मुझे नीचे सेल क्लियर कर देगा। ये इसको डिलीट करना है तो मैं सिंपल कट दबाऊंगा कमांड मोड में और ये डिलीट होता जाएगा। और ऊपर से मैनुअल भी बताया था, उधर से कट करने के लिए सिलेक्ट करेंगे तो कट भी हो जाएगा इसका।
इसके बाद numpy, मैंने वैल्यू आपको लाइब्रेरी वो करवाई थी, इंस्टॉल करवाई थी, और मैंने भी की थी numpy की। शायद मेरी लाइब्रेरी होगी थी या नहीं, मुझे याद नहीं। आई थिंक होगी थी। मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ कि मैं लाइब्रेरी इंस्टॉल भी हुई थी मेरी या नहीं हुई थी। मैंने इंस्टॉल होगी थी लाइब्रेरी मेरी। अब मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा अपनी numpy एज np। यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ। उसके बाद मैं शिफ्ट इंटर करूंगा और ये रन हो जाएगी मेरे पास वैल्यू। और आगे मैं चला जाऊंगा नेक्स्ट सेल में। अब यहाँ पे मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ उधर 1D एरे में चेंज करने के लिए। मैं क्या करूँगा, सिंपल जैसे हम पाइथन में लिस्ट क्रिएट करते थे, सिंपल लिस्ट क्रिएट करूंगा। फिर मैं लिस्ट क्रिएट करूंगा। उसके बाद इसे मैं रन करूंगा। नेक्स्ट मैं लाइन पे चला जाऊंगा। ये मेरे पास आउटपुट आ गई। वो मेरी गलती थी, मिस्टेक थी, मैं उधर वैल्यू ले रहा था उसकी। वो क्या की थी मैंने किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ रिपीट। मैंने क्या किया, एक न्यू वेरिएबल लिया। ये जो वैल्यू थी ना, उसको एरे में चेंज करके ना वेरिएबल में स्टोर कर दी थी मैंने। मैं डायरेक्ट उसकी आउटपुट नहीं था ले रहा। मैंने उसे एज अ नंबर में स्टोर कर रहा था वापस उसको। इसलिए वो इनपुट नहीं था दे रहा। अगर यहाँ पे मैं कंट्रोल इंटर दबाऊंगा तो मुझे आउटपुट नहीं देगा। अगर दोबारा मैं नंबर यहाँ पे लिखूंगा ना, और यहाँ पे अब मैं इंटर करूंगा तो मुझे आउटपुट देगा, क्योंकि अब ये जो वैल्यू वैल्यू है ना एरेज की, वो नम्स में चली गई है, नम्स में चली गई है वैल्यू। और सिंपल अगर आप डायरेक्ट इनपुट लेना चाह रहे हैं तो आप सिंपल यहाँ से रिमूव करें, यानी कि इक्वल साइन जो है रिमूव कर दें, और यहाँ पे इंटर शिफ्ट दबाएं तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। और इस सेल को कट कर देते हैं कमांड मोड में जाकर। अब इसने क्या किया, हमारे पास जो लिस्ट थी ना पाइथन की, उसको क्या किया, एरेज में चेंज कर दिया। एरेज में कैसे चेंज किया उसने, करली ब्रेसेस के अंदर हमारा जो एरे है मुकम्मल उसको ऐड कर दिया बीच में। हम एक सिंपल से नंबर्स में लेंगे, वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। यहाँ पे नंबर, उसको हम आउटपुट ले लेंगे उसकी सिंपल। अब इसके अंदर हम चेक कर सकते हैं एरे को। एरे को चेक करने का क्या तरीका है, हम नम डॉट एन डी आई एन, इसने हमें बता दिया इसके अंदर क्या है, 1D एरे है। एरे चेक करने के लिए किसी वैल्यू के अंदर इस नंबर में कितने एरेज हैं, हम वो चेक कर देंगे कि कितने एरे हैं। 1 है, 1 एरे है हमारे पास, 1D एरे हमारे मिल गया है, इसने आउटपुट दे दिया। इसके बाद हम देखेंगे 2D एरे के मतलब, 2D एरे कैसे कैसे क्रिएट करते हैं, 2D एरे कैसे बनते हैं। यहाँ पे अब मैं वैल्यू ले लेता हूँ एक, इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ एक और एरे। और अब मैं इसे रन करता हूँ। 2D, इसने मुझे यहाँ पे 2D एरे दे दिया। अब मेरे पास अंदर कितनी आ रही हैं, 2 आ रही हैं। तो जब मैंने आउटपुट किया तो उसने मुझे जो लिस्ट थी, इनसाइड लिस्ट जो मेरे पास थी, उसने क्या किया, उसे एरे में चेंज किया और मुझे 2D एरे दे दी। एक एरे मेरे पास ऊपर है और एक मेरे पास नीचे एरे आ गया। 2D एरे चेक करने का सिंपल तरीका ये भी है कि आप जिसके शुरू में 2 ब्रेसेस हों तो वहाँ वो 2D एरे होता है। उसके बाद अगर 3D एरे में देखना है तो हम क्या करेंगे, 4 ब्रेसेस लगाएंगे यहाँ पे। 1 2 3, उसके अंदर
एरे ऐड करेंगे तो, और एरे के अंदर एरे एक और ऐड करेंगे इसके। तो फिर हम लास्ट में एरे क्लोज कर देंगे। हमारे पास ये 3D एरे है, एक हमारे पास ये एरे ऑफ एरे, यानी कि एक हमारे पास ये एरे है, इसके अंदर हमारे पास दो एरे हैं, फिर उसके बाद हमारे पास एक एरे है, उसके अंदर फिर हमारे पास दो एरे हैं। अब ये हमें इसमें 3D एरे बता देगी, ये 3 एरे हैं कैसे। उसने क्या किया, सबसे पहले हमारा फर्स्ट एरे लिया, उस एरे के अंदर एरे लिया, उस एरे के अंदर कितने एरे हैं, दो एरे हैं। फिर उसने फर्स्ट वाला पहले प्रिंट किया, फिर सेकंड वाला, उसके बाद फिर उसने हमारे पास एक और एरे ले लिया, उसके बाद फिर नेक्स्ट एरे लिया। हमारे पास जो है 3D एरे, यानी कि 3D एरे है, ये हमारे पास शो हो गया, यानी कि एरे के अंदर फिर एरे, यानी कि तीन वैल्यू है यहाँ पे, एक, दो, तीन। ये 3D एरे है हमारे पास, एरे के अंदर एरे, फिर उसके अंदर फिर एरे और फिर एरे, यानी कि इस एरे, एक एरे है हमारे पास, एरे बनी हुई है, उसके अंदर फिर हमने एक और एरे बना दी, ये हमारे पास दूसरी एरे आ गई। उसके अंदर जो है ना हमारे पास फिर एरेज आ गई, जैसे एक एरे एरे ये होगी, एक ये होगी, और उसके अंदर जो सेकंड एरे थी उसके अंदर फिर एक एरे एरे होगी, फिर उसके अंदर एक एरे होगी। ये 3D एरे है। इसके अंदर अगर मैं फिर एक और एरे ऐड कर दूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, ये मेरी पास 4D एरे हो जाएगी, और यहाँ पे मैं ऐड कर दी, और कहाँ चला गया, ये ज्यादा लेंथ ही हो जाएगा अंदर। अब इतनी ही देखते हैं, दोबारा फिर रिपीट करनी है इस चीज को। शिफ्ट इंटर रन करने के लिए, और ये जो है हमारे पास नम्स डॉट एन डी डॉट आई एम, ये हमारे मालूम करने के लिए कि हमारे इस एरे के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर कितने एरे स्टोर हैं, कितने एरे हैं वो बताते हैं। हमारे पास 3D एरे, यानी कि तीन एरे स्टोर हैं। एक एरे मेन है हमारे पास, उसके बाद एक सेकंड एरे और एक थर्ड एरे मेरे हमारे पास ये जो इनसाइड अंदर एरे है हमारे पास। ये 3D एरे, ये हमें लिमिट बताएगा। अगर मैं यहाँ पे एक एरे कम कर देता हूँ, लास्ट वाला एरे में कम कर देता हूँ यहाँ पे, अब इसने हमें 2D एरे दे दिया कि मेरे अंदर दो एरे हैं, एक मेन वाला बाहर वाला, और एक उसके अंदर, यानी कि 2D एरे है। 3D एरे भी आपने देख लिया, 2D एरे भी देख लिया। यहाँ पे तीन ब्रेसेस हों तो 3D एरे होगा, फोर ब्रेसेस हों तो 4D एरे हो जाएगा, और टू हो तो 2D। और अगर 1D देखना है तो हमें सिंपल एक कट करके एरे ऐसे क्रिएट करेंगे तो हमारे पास 1D एरे आ जाएगा। ये हमारे पास 1D एरे है। हम पाइथन में लास्ट टाइम देखते थे कि हमारे पास मल्टी वैल्यूज हम स्टोर कर सकते थे इसके अंदर, लिस्ट के अंदर, लेकिन ये काम जो है ना हम नंपाई में नहीं कर सकते। यहाँ पे एक ही टाइप हम स्टोर करेंगे, और यहाँ पे टाइप देखने का क्या तरीका है, वैल्यू वेरिएबल्स डॉट डी टाइप शिफ्ट इंटर, इसने हमें बता दिया डी टाइप, यानी कि इंट टाइप, यानी कि इंटीजर टाइप है। ये नम्स में क्या है हमारे पास, इन इंटीजर टाइप है, इसके अंदर क्या है हमारे पास, वैल्यू 1 2 3 इंटीजर टाइप की वैल्यूज है हमारे पास। अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग करना चाह रहे हैं कोई वैल्यू को, या हम फ्लोट में चेंज करना चाह रहे हैं, हम डॉट जीरो लगा देते हैं यहाँ पे, इसने हमें बता दिया फ्लोट वैल्यू। लेकिन एक चीज आपने गौर करनी है, इसने क्या किया, मैंने एक वैल्यू को फ्लोट कर दिया लेकिन बाकी वैल्यूज को मैंने इंटीजर में रखा है, लेकिन ये आउटपुट में मुझे फ्लोट वैल्यू रिटर्न कर रहा है, यानी कि ये फ्लोट वैल्यू है, ये रिटर्न में मुझे फ्लोट वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ये क्या कर रहा है, जब भी हम कोई एरे चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो हमें रिटर्न में सिर्फ एक ही टाइप एक्सेप्ट करता है। अगर इंटीजर होगी तो हमारी सारी वैल्यू इंटीजर से होंगी,
अगर फ्लोट होगी तो हमारी सारी वैल्यू फ्लोट होगी, अगर हमारे पास स्ट्रिंग्स होंगे वो सारी वैल्यू स्ट्रिंग्स होंगी। अब इसने मैंने क्या किया, एक वैल्यू चेंज कर दी फ्लोट में, उसने क्या किया, उसने जितना भी एरे था वो सारा फ्लोट में चेंज कर दिया। यहाँ पे हमें आउटपुट भी फ्लोट में दी, 1.0 है, जीरो नहीं आगे लिखा हुआ, 1 पॉइंट लिखा है, 2 पॉइंट लिखा है और 3 पॉइंट लिखा है। और आउटपुट में हमें उसने क्या दिया, फ्लोट दे दिया। ठीक है, इसकी इसी तरह अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू लेता हूँ तो इसने मुझे क्या दिया, रिटर्न में स्ट्रिंग दे दी, डी टाइप स्ट्रिंग, यानी कि ये देखें स्ट्रिंग में दे दी वैल्यू मुझे इसने। और ये जो आउटपुट दी इसको भी स्ट्रिंग में चेंज करे, सब आउटपुट को स्ट्रिंग में चेंज कर दिया। हालांकि मैंने तो सिर्फ एक वैल्यू चेंज की थी, लेकिन इसने क्या किया, इसने सारी वैल्यूज जो है ना वो स्ट्रिंग में चेंज कर दी। सिर्फ एक ही टाइप एक्सेप्ट करेगा, या तो आप स्ट्रिंग में वैल्यू ले सकते हो, या फ्लोट में वैल्यू ले सकते हो, या आप सिंपल इंटीजर में वैल्यू ले सकते हो। और इसके बाद अगर मैं एक और वैल्यू ऐड कर देता हूँ, उसने क्या किया, उस वैल्यू को भी एज इंटीजर में चेंज कर दिया, सिंपल सॉरी स्ट्रिंग में चेंज कर दिया। और अगर मैं ऐसे स्ट्रिंग में रखना चाह रहा हूँ तो मुझे सब वैल्यू जो है स्ट्रिंग में रखनी पड़ेंगी। तो उसने मुझे इंट वापस कर दिया, इंटीजर वैल्यू रिटर्न में इंटीजर वैल्यू दे दी कि ये जो आपके पास वैल्यू है ये इंटीजर वैल्यू है। उसके बाद कुछ फंक्शंस होते हैं, एरे फंक्शंस हैं, लेकिन उन फंक्शंस तक जाने के लिए ना हमें दोबारा फिर ये रिपीट करना पड़ेगा। दोबारा फिर रिपीट कर देते हैं, नहीं तो अगर कहते हैं तो आगे चलता हूँ मैं। अब मैं सारे जितने भी सेल्स है ना दोबारा क्या करने लगो, डिलीट करने लगो, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये ज़रा बार बार करने वाली चीज़ है। ये पाइथन वाली चीज़ नहीं है कि जो एक दफ़ा की तो हम ये समझे यार हमें आ गई है, कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये बार बार करने वाली है, ये करता रहूंगा मैं भी, मुझे भी समझने में गलती लग जाएगी। ये चीज़ कुछ ऐसी है, मैथ में कुछ सीन ही कुछ ऐसे बना। मैं दोबारा कट करता हूँ, ये जितने भी सेल है उस सेल को डिलीट करने का तरीका क्या है, एक तो मैनुअल तरीका है, ऊपर हमारे पास ये कट का निशान है। अगर मैं कमांड मोड में जाऊँ, कमांड मोड में रख के उसको कट करूँ तो मेरे पास सेल डिलीट होगा। उसके बाद मैं अगर कीबोर्ड से करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल एक्स दबाऊंगा तो ये मेरे पास जितने भी हैं ये डिलीट हो जाएंगे। दो मोड बताए थे आपको, एक होता है एडिट मोड और एक होता है कमांड मोड। अगर हम ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ग्रीन वैल्यू ग्रीन लाइंस आ जाएंगे। तो ग्रीन लाइंस क्या करती हैं, ये एडिट मोड में रखती है। अगर मैं कोई भी वर्ड यूज करूंगा यहाँ पे तो वो क्या करेगी, उसे उसे डिलीट नहीं करेगी, लेकिन उसके अंदर एडिटिंग करना शुरू कर देगी। अगर उसे मैं डिलीट करना है या कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है तो मुझे उसको कमांड मोड में आना पड़ेगा, और कमांड मोड होती है हमारी ब्लू। फिर दोबारा कट करूंगा सारी वैल्यू को, ये मैंने सिंपल आगे वापस मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूँ। हमारे पास तीन काम करेंगे हम इसमें, हम सॉरी एक काम करेंगे, क्या करेंगे हम इसमें, जो लर्निंग हमारी होगी वो मेन होगी हमारी मल्टी डिमेंशन एरे यूजिंग नंपाई। हम नंपाई यूज करते हुए जो है ना मल्टी डिमेंशन एरे पर काम करेंगे। और इसमें हम क्या काम करते हैं, हम एरे क्रिएट करेंगे और उसका जो डाटा है ना स्टोर करेंगे यूजिंग फंक्शन इन नंपाई। यानी कि जो नंपाई के अंदर फंक्शन हैं उसको यूज करते हुए हम एरे क्रिएट करेंगे, उसका डाटा स्टोर करेंगे उसके अंदर, और उसको फंक्शनैलिटी के थ्रू हम ऐड करेंगे नंपाई। हालांकि पाइथन के अंदर भी हम एरेज क्रिएट कर सकते हैं मल्टी डायमेंशन, यानी कि एरे के अंदर एरे, जैसे अभी मैंने आपको बताया उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो numpy है लाइब्रेरी की ना, जो स्पेसिफिक ये साइंटिस्ट यूजिंग के लिए बनाई है, यानी कि साइंटिस्ट जो मैथमेटिकल यूज है ना उसके लिए बनाई गई है, हमें डाटा साइंस के लिए बनाई गई है। और ये इसकी जो फास्ट है कंपेयर टू पाइथन, numpy बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, क्योंकि इसकी जो बाइंडिंग है ना वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ हुई है। कुछ लैंग्वेज होती हैं जैसे आपने पढ़ी होंगी पीछे, एक हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज होती है और एक हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज होती है। हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो नियर टू ह्यूमंस होती है, और लो लेवल लैंग्वेज वो होती है जो नियर टू मशीन लर्निंग के करीब होती है, मशीन लैंग्वेज के करीब होती है। उनमें से कौन कौन सी लैंग्वेज है, ह्यूमन लैंग्वेज जो हमारे पास करीब है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके बाद जावा है, जैसे पाइथन हमने की है, ये हमें सिंपल वर्ड में पता चल रहा है ये क्या काम है, ये क्या चीज़ें हैं।
लेकिन इसके अलावा भी कुछ लैंग्वेज होती हैं, जैसे 01 की फॉर्म है, 01 की फॉर्म में ये हमारे पास मशीन लर्निंग मशीन लैंग्वेज है। ये है मशीन लैंग्वेज। इस लैंग्वेज की जो सबसे करीब लैंग्वेज होगी ना, वो कंपेयर टू दूसरी लैंग्वेज के फास्ट होगी। जैसे जो सी लैंग्वेज है ना, सी लैंग्वेज करीब है मशीन लैंग्वेज के निस्बत तो पाइथन। पाइथन से पाइथन सी मशीन लैंग्वेज से काफी दूर है। इसके पहले काफी स्टेप्स आते हैं, उसके बाद ये मशीन तक पहुंचती है। वो क्या स्टेप्स होते हैं? जैसे पाइथन है, सबसे पहले पाइथन ने क्या करना है, कंपाइलर से चेंज करनी है किसी और लैंग्वेज में, किसी और लैंग्वेज में चेंज करनी है। ठीक है, उसके बाद वो असेंबली लैंग्वेज में चेंज करेगा। इसे सिंपल लगा लें, सबसे पहले पाइथन का काम होगा, पाइथन ने जो अपनी जो कोड लिखते हैं ना हम, वो क्या करना है, उसे सी प्लस में चेंज करना है। सी प्लस में चेंज करने के बाद सी जो प्लस होगा वो सी लैंग्वेज में चेंज करेगा अपना कोड। और उसको बाद वो क्या करेगा, सी में चेंज करने के बाद वो असेंबली लैंग्वेज में आएगा। असेंबली लैंग्वेज में आने के बाद वो ऑब्जेक्ट्स कोड में चेंज होगा। ऑब्जेक्ट्स कोड क्या होते हैं, वो बहुत लंबी बात है। उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट कोड जो होते हैं ना, वो वापस आते हैं मशीन लैंग्वेज, यानी कि वो जो कोड हमारे पास आता है ना, वो उसको चेंज कर देता है 101 के फॉर्म में। 101 फॉर्म क्या होती है, ऑफ ऑन ऑफ ऑन। ये हमारे पास अगर जीरो होगी तो वैल्यू क्या होगी, ऑफ होगी। अगर वन होगी तो वैल्यू क्या होगी, ऑन होगी। सिंपल हमारे पास। तो जो सी लैंग्वेज के बाद असेंबली लैंग्वेज होती है। असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो ह्यूमन और मशीन लैंग्वेज के बिल्कुल करीब है, यानी कि इससे एक स्टेप आगे मशीन लैंग्वेज होती है। मशीन लैंग्वेज के बाद जो है ना, वो ऑब्जेक्ट्स में चेंज होते हैं कोड मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज का। और असेंबली लैंग्वेज से फिर वो इजीली मशीन में चेंज हो सकता है। अगर हम असेंबली लैंग्वेज में कोई काम कर रहे हैं, कोई काम करते हैं ना, कोई प्रोग्राम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो वो बहुत फास्ट होता है कंपेयर टू दूसरी लैंग्वेजेस में। लेकिन मशीन लैंग्वेज को समझना भी थोड़ा मुश्किल होता है, उस पर काम करना भी थोड़ा टफ होता है। वहां पे मजे की चीज है, लेकिन आप शायद आप लोगों ने की भी हो असेंबली लैंग्वेज, मजे की चीज है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन उस पर जो काम मोस्टली काम जो होता है ना, वो हमारे इंटरप्रेटर का काम होता है। जो हमारे अंदर चिप्स लगी होती है ना, चिप्स लगी होती है इनके अंदर, लैपटॉप के अंदर या मोबाइल के अंदर, वो इंटरप्रेटर के अंदर जो काम हो रहा होता है ना हमारा, वो असेंबली लैंग्वेज के थ्रू काम हो रहा होता है। तो जितना भी काम है, जो भी हम लैंग्वेज यूज करते हैं, वो वापस जाती है किसके पास, असेंबली लैंग्वेज के पास से हो के जाना होता है। उसने एक दफा असेंबली लैंग्वेज में कंपाइल होना होता है। असेंबली लैंग्वेज में कंपाइल होने के बाद जो है ना, वो मशीन लैंग्वेज में चेंज होती है, 01 की फॉर्म में चेंज होती है। जब सबसे पहले 01 की फॉर्म थी, तो लोगों के लिए सॉफ्टवेयर बनाना, काम करना बहुत मुश्किल होता था। उन्होंने क्या किया, 1952 में, तो हम कहते हैं 1952, लेकिन ये कुछ जगह पे ये भी है कि 1852 में जो है ना असेंबली लैंग्वेज बनी थी। लेकिन आम इंसानों तक पहुंची है वो 1950 में, 50 में या 52 में ना, वो आम इंसानों में पहुंची, आम लोगों के पास पहुंची कि असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है वो पहुंची थी। उसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, काम करने के लिए यूज करते थे असेंबली लैंग्वेज के बाद हमारे पास आई सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज अभी तक यूज होती है, लेकिन ये आम जगहों पर यूज नहीं होती, ये बहुत बड़ी कंपनीज यूज करती हैं। और सी प्लस प्लस भी यूज होती है प्रोफेशनल कामों में, हमारे कामों में हमारी होती है। जैसे हमारा गूगल है, गूगल की बैक एंड कोडिंग जो है ना, वो सी प्लस लैंग्वेज में हुई हुई है। उसमें सी प्लस लैंग्वेज यूज होगी, या गूगल गूगल के अंदर यूज हुई है हमारे पास। और भी काफी ऐसी जगह हैं जहाँ पे सी लैंग्वेज यूज की गई है। लेकिन जो क्योंकि सी लैंग्वेज बहुत फास्ट है, इसे हैक करने में टफ टाइम मिलता है, और बाकी परेशानी भी बहुत ज्यादा होती है। और असेंबली लैंग्वेज में जो काम होता है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है दूसरी लैंग्वेज में इस पर। इसलिए इसकी जो बाइंडिंग है ना, जो नमपाई की, वो सी लैंग्वेज के साथ है। जिसकी बाइंडिंग सी लैंग्वेज के साथ हुई होती है, वो दूसरी लैंग्वेज की निस्बत ज्यादा फास्ट लैंग्वेज होती है। सी लैंग्वेज क्यों, सी लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज के बहुत करीब लैंग्वेज है। उसके बाद से सीधा असेंबली लैंग्वेज के में कोड चेंज करना होता है। उसके दरमियान कोई क्या कहते हैं, थर्ड पार्टी यूजर नहीं आता, कोई थर्ड पार्टी नहीं चीज यूज होती जिसे हम चेंज करने के लिए यूज करें। इसमें सीधा जाना है असेंबली लैंग्वेज के पास। असेंबली लैंग्वेज के बाद वो सीधा जाता है ऑब्जेक्ट कोड में। ऑब्जेक्ट कोड के बाद वो जाता है उसके बाद अगले प्रोसेस में। जैसे यहाँ पे सी, सी के बाद असेंबली, असेंबली के बाद ऑब्जेक्ट कोड, ऑब्जेक्ट कोड के बाद मशीन,
लैंग्वेज में, और इसके दरमियान कंपाइलर होता है। कंपाइलर के ऊपर हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज होगी, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज ने पहले जाना कंपाइलर के पास, कंपाइलर के पास सी के पास, सी के पास असेंबली, असेंबली के बाद ऑब्जेक्ट कोड, ऑब्जेक्ट कोड के बाद मशीन लर्निंग, यानी कि 0 1 के फॉर्म में आएगा ये। इसी तरह जो सी है इसके दरमियान जो कंपाइलर है ये नहीं होगा, ये सीधा असेंबली के पास जाएगा, असेंबली के बाद वो ऑब्जेक्ट कोड में जाके मशीन लर्निंग, यानी कि ये जो प्रोसेस है ना इसके दरमियान दो प्रोसेस है, इसे छोड़ देगा। इस वजह से ये बहुत फास्ट लैंग्वेज है उसकी निस्बत, यहाँ पे हम फास्टली काम कर सकते हैं। बाइंडिंग का मतलब ये है, यानी कि इसके साथ बाइंडिंग होगी। उसके बाद हम तीन काम करेंगे इसके साथ, 1D एरे और 2D एरे, और उसके बाद ND एरे, यानी कि नंबर ऑफ एरे। इनको हम यूज क्या करते हैं, 1D एरे जो होता है ये हमारे पास वेक्टर्स हैं, 2D एरे जो है हमारे पास मैट्रिक्स है, और नंबर ऑफ एरे, यानी कि इसमें तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, हम टेंसर कहते हैं। ये तीन चीजें हैं जो हम इसमें करेंगे। अगर हम 1D एरे यूज करेंगे तो उसे हम सिंपल वेक्टर्स कहेंगे, 2D करेंगे तो हम मैट्रिक्स कहेंगे, और 3D, 3 या 4 5 6 जितने भी एरे के अंदर जितने भी एरे यूज करेंगे उसे हम टेंसर कहेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जुपिटर नोटबुक में इसमें ना नंपाई में हम दो मोड्स होते हैं हमारे पास, एक होता है कमांड मोड और दूसरा होता है एडिट मोड। कमांड मोड कौन सा मोड होता है, जब हम कोई काम करना हो, जब हमने फॉर एग्जांपल कोई प्रोग्राम, ये हमने कोड लिखा हुआ है उसे हम रन करना चाहते हैं, हम कमांड मोड में जाके उसे रन कर सकते हैं। एडिट मोड में भी हम रन कर सकते हैं, लेकिन बेटर ऑप्शन है हम कमांड मोड में उसे रन करेंगे। उसके बाद दूसरा मोड होता है हमारे पास एडिट मोड। एडिट मोड कब होता है, कमांड मोड कब होता है, जब हम बाहर क्लिक करते हैं और हमारी जो आउटपुट आउटलाइन है ना हमारी जो सेल्स की, वो ब्लू हो, तो उस वक्त उस सूरत हमारा जो वो है जुपिटर नोटबुक का एडिटर्स है वो उस वक्त कमांड मोड में होता है, इस वक्त कमांड मोड में है। और अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके सेल के अंदर, ये हमारे पास एडिट मोड होगा। एडिट मोड क्या, जब हम वैल्यू एडिट कर सकते हैं, उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, कोई वैल्यू लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो सूरत ये जो हमारा सेल होगा आउटलाइन, इसकी ग्रीन लाइन हो जाएगी। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक सेल न्यू ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अगर एडिट मोड में हूँ तो मैं अगर कोई बी ऐड करूंगा सेल ऐड करने के लिए, तो वो क्या करेगा, वो ऐड नहीं करेगा, वो तो मुझे वैल्यू सेट कर देगा। अगर मुझे न्यू सेल ऐड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कमांड में जाना पड़ेगा, सिंपल कमांड मोड में। उसके बाद मैं बी प्रेस करूंगा तो मेरे पास एक न्यू सेल आ जाएगा। और अगर इसमें मैं एडिट मोड में आ गया हूँ तो मैं कट करना चाह रहा हूँ, मैं एक्स दबाऊंगा तो ये मुझे कट नहीं होगा, तो वापस मुझे क्या करना पड़ेगा, कमांड मोड में आना है। और कमांड मोड में आने के लिए सिर्फ यहाँ पे हम बाहर क्लिक ही नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, मेरा एडिट मोड में है, तो मैं उसे कमांड मोड में जाने के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इस कैप जो है ना इसको ऐड कर दूंगा। इस कैप को मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास चला जाएगा कमांड मोड में। ठीक है। और इसे मैं कट करना चाह रहा हूँ तो मैं इसे क्लिक करके कट कर दूंगा एक्स। इसके साथ हम दो वैल्यू प्रिंट करवाते हैं, जैसे पहले भी मैंने किया, 2 × 5। अब इसे मैं रन करना चाह रहा हूँ, मैं रन कैसे करूंगा, मेरे पास दो ऑप्शंस होते हैं प्रोग्राम को रन करने के लिए। एक ऑप्शन है मेरे पास कंट्रोल+इंटर। कंट्रोल+इंटर में ऐड करूंगा तो मुझे क्या करेगा, ये आउटपुट दे देगा। उसने आउटपुट तो दे दी मुझे, लेकिन न्यू सेल ऐड नहीं किया। अब मैं सेल ऐड करना चाहिए, मैं कैसे सेल ऐड करूंगा, मैं क्या करूंगा, ये कमांड मोड में है इस वक्त मेरा, तो मैं यहाँ पे बी ऐड करूंगा, मेरे पास बिलो सेल ऐड हो जाएगा, सिंपल। ठीक है। और लेकिन अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं इसको रन करूँ, रन तो करूँ लेकिन उसके साथ मैं न्यू सेल भी क्रिएट करूँ, तो मैं उस पर क्या करूंगा, शिफ्ट+इंटर। शिफ्ट+इंटर करूंगा तो ये मेरा क्या करेगा, प्रोग्राम तो रन होगा लेकिन साथ में एक सेल भी ऐड कर देगा साथ मुझे। और इसके बाद हमारे पास और भी है, जैसे शॉर्टकट कीज हैं। जब मैं से अभी मैं भी आपको बता रहा था शॉर्टकट की, यहाँ पे हेल्प में जाएंगे हम, शॉर्टकट की के मतलब हेल्प में जाके हम कीबोर्ड शॉर्टकट,
यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जितनी भी शॉर्टकट कीज है ना कमांड मोड की, वो सारी आ जाएगी। ये क्या है, कमांड मोड की ये कीज है। कमांड मोड कौन सा मोड होता है, जब हमारे पास ये आउटसाइड जो लाइंस है ये हमारे पास बिलो होगी, ये कमांड मोड होगा, यानी कि इसके अंदर की वैल्यू हम इंटर नहीं कर रहे। तो उस सूरत में अगर इन कीज को हम यूज करेंगे, ये जो कीज है हमारे पास, ये कीज हैं, ये कीज हैं, इनको यूज करेंगे ना तो ये हमारे पास परफॉर्म करेगा वो चीज जो हमने यहाँ पे ऐड की हुई है। चेंज सेल टू रो, यानी कि कुछ चेंज रो करना चाहते, सेल को चेंज करना चाहते हैं, हम उसे आर रिप्लेस से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद हम ए इंसर्ट सेल बिलो, अगर कोई सेल किसी सेल के ऊपर हम सेल क्रिएट करना चाहिए, यानी कि इस सेल के ऊपर सेल क्रिएट करना चाहिए, हम ए ऐड करेंगे, बी ऐड करेंगे, बिलो करने के लिए, कट करने के लिए एक्स करेंगे, कॉपी करने के लिए हम सी करेंगे। इसी तरह जैसे ऊपर कमांड मोड में थी ना हमारी, यहाँ पे एडिट मोड की कुछ कमांड्स हैं। इंटर, इसमें कि हम क्या करेंगे, कुछ चीजें हैं जैसे टूल टिप पे हमारी शिफ्ट टैप करेंगे तो हमारी टूल टिप आ जाएगी। इसी तरीके का टैब ऐड करेंगे तो हमारे इंडेंटिंग आ जाएगी, इंडेंटिंग यानी कि 4 स्पेसेस आ जाएंगे उसके अंदर। ये कमांड मोड की है। एडिट मोड की, ये एडिट मोड की हमारे पास कुछ कमांड्स हैं, यानी कि एडिट मोड में हम ये कमांड्स ऐड करके काम कर सकते हैं। इसके बाद हम, जैसे यहाँ पे मैं डिलीट करना चाहता हूँ पूरी लाइन को, तो मैं कंट्रोल प्लस डी, एडिट मोड की ये कमांड, ठीक हो गया। वैसे हम वापस लेके आना चाहते, तो मैं कंट्रोल जी, ठीक है, उसे वापस लेके आना, कंट्रोल सी कॉपी करना, कंट्रोल वी पेस्ट करना। अभी मैंने कॉपी की दोबारा पेस्ट कर दी, कंट्रोल जी में उसे रिप्लेस कर देता हूँ वापस। कंट्रोल शिफ्ट, शिफ्ट इंटर, यानी कि उसे रन करना और साथ में वैल्यू भी न्यू सेल में चले जाने। इसके बाद हम एरेज क्रिएट करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एरे के पहले भी हमने हेडिंग देखनी है, हेडिंग शेडिंग देखी। अगर हम यहाँ पे कमांड देना चाह रहे हैं, जिसे हम पहले यूज करते हैं, पाइथन में यूज करते थे कमांड को डेवलपर को बताने के लिए कि ये नीचे वाला कोड हमने किस लिए यूज किया है, उसके लिए हम कमांड्स यूज करते थे। पाइथन में हम हैश स्टैटिक यूज करते थे। यहाँ पे क्या करेंगे, कमांड लिखने के लिए हम क्या करेंगे, स्केप वन, स्केप वन, क्या करेंगे, स्केप वन, यानी कि स्केप वन ऐड करेंगे तो हमारे पास स्टैटिक आ जाएगा। इसके अंदर अब हम कोई वैल्यू लिख देते हैं, जैसे मैं हेडिंग लिखते हैं, हेडिंग लिखी, मैंने क्या किया, शिफ्ट इंटर न्यू सेल में चला गया, अब ये मेरे पास हेडिंग है। मुझे डेवलपर को बताने के लिए ये है कि भाई ये जो कोड मैंने नीचे कर रहा हूँ ना, ये किसके मुतल्लक है, किस क्या चीजें क्रिएट कर रहा हूँ, ये उसके मुतल्लक हम सिंपल हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं। अगर सिंपल, अगर हम एक स्टैक यूज करेंगे तो ये हेडिंग जो है ना H1 यानी कि हेडिंग वन पे काम करेगी, बोल्ट होगी और इसके फॉन्ट साइज भी बड़ा होगा। अगर मैं इसमें एक और ऐड कर दूं तो ये छोटा हो जाएगा, उसमें एक और ऐड, ये और छोटा होता जा रहा है, जैसे ये देखें अब छोटा हो रहा है। इसके अलावा मैं यहाँ पे HTML का टैग भी यूज कर सकता हूँ, जैसे H1, H1 यूज करता हूँ मैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेडिंग टू, और क्लोज कर दूंगा मैं इसको, और अब आगे जाऊंगा तो ये देखें मेरी हेडिंग वन होगी, और ये जो ऊपर मैंने हेडिंग लिखी हुई थी वो सिंपल, हेडिंग देने का सिंपल ये तरीका। अब हम करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, हम नमपाई इंस्टॉल तो हमने किया था पीछे, कल हमने नमपाई इंस्टॉल किया था, हम दोबारा नमपाई को ना यूज भी करना चाह रहे हैं। अब यूज कैसे होगा ये नमपाई हमारे पास, नमपाई यूज कैसे करेंगे हम, सबसे पहले तो हम नमपाई को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट नमपाई एज, एज यानी कि कोई नाम देना चाह रहे हैं हम उसको, किसी नाम पे हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, प्योर वैल्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन हम सिंपल उसे एन पी से रिप्रेजेंट करेंगे। उसको मैं क्या करूंगा, अब शिफ्ट इंटर करूंगा और न्यू सेल में चला जाएगा ये मेरे पास। अब यहाँ पे मैं क्या एक एरे क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले नम इज इक्वल, पाइथन में जो हम लिस्ट क्रिएट करते थे ना, सिंपल मैं लिस्ट क्रिएट करूंगा, सिंपल मैंने वो क्या किया, एक लिस्ट क्रिएट कर दी। अब उस लिस्ट को ना मैं
एरे में चेंज करना चाह रहा हूँ। वो कैसे करूंगा? मैं यहाँ पे नम नम लिखूंगा, एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा वैल्यू। वैल्यू स्टोर करूंगा कैसे? एनपी डॉट एरे। एरे के अंदर एक एरे एक फंक्शन है, जो फंक्शन एक पैरामीटर लेगा। पैरामीटर क्या लेगा? वैल्यू लेगा, जो लिस्ट होगी लिस्ट की वैल्यू लेगा वो। और क्या, यहाँ पे लिस्ट की वैल्यू ऐड कर दूंगा मैं। उसने क्या किया? उधर वैल्यू ऐड कर दी यहाँ पे एरेज के अंदर। अब क्या करूंगा मैं? इसको मैं इंटर शिफ्ट ऐड करूंगा। अब ये जो एरे है ना, एरे बन के ये नम्स में चला गया, नम में चला गया। अब मैं नम को प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, तो मैं नम लिखूंगा और यहाँ पे शिफ्ट इंटर करूंगा तो मेरे पास एरे आ जाएगा। आउटपुट में मेरे पास एरे आ गया कि ये एक एरे है, ठीक है, और इसमें वैल्यू क्या है? 1D, यानी कि ये एक एरे है, इसमें वैल्यू 1D है। अब अगर इसे मैं 2D करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे एक आउट ऑफ एरे ऐड करूंगा। एरे के अंदर फिर मैं एक और एरे ऐड करूंगा। शिफ्ट इंटर, शिफ्ट इंटर, शिफ्ट इंटर। इसने मुझे क्या किया? अब 2D एरे दे दिया, वापस रिटर्न में मुझे 2D एरे दे दिया। पहले 1D एरे था, अब 2D एरे। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो वैल्यू है ये क्या है, 1D एरे है या 2D एरे है, मुझे नहीं इस चीज का पता। तो ये 2D एरे है, 1D एरे है। फॉर एग्जाम्पल काफी बार लेंथ एरे होगा, 10D या 4D 5D 6D हो गए, हमें समझ नहीं आ रही है कैसे पता चलेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? जो जिस वेरिएबल में स्टोर किया वैल्यू, क्या करेंगे? उसका नाम लिखेंगे डॉट ND NDIM। ये मेथड है जो यूज करता है एरे बताने के लिए कि आपका 1D 2D या 3D एरे है। उसके बाद हम शिफ्ट इंटर करेंगे तो ये हमें वैल्यू रिटर्न में करेगा 2D एरे, यानी कि आपका जो एरे है ये 2D एरे है। इसके अंदर मैं एक और एरे क्रिएट करना चाह रहा हूँ। मैं इसको कॉपी करूंगा, 3D एरे कर दूंगा इसे मैं। उसके अंदर मैं एक और एरे ऐड कर दूंगा यहाँ पे। सेव। और ये मेरे पास क्या आ गया? 3D एरे आ गया। अब इसने क्या किया? फर्स्ट एरे ये था मेरे पास, उसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट एरे, फिर मेरा नेक्स्ट एरे, और फिर मेरा नेक्स्ट एरे। शुरू में क्या है? 3 ब्रेसेस है मेरे पास यहाँ पे। 3 ब्रेसेस है मतलब 3D एरे। यहाँ पे 3 होंगी तो आपको पता चलेगा 3D है, 2 होंगी तो 2D, और 1 होगी तो 1D, अगर ब्रेसेस 1 होगी तो। सिंपल। अगर नहीं पता चल रहा कितनी है, आपने नहीं काउंटिंग करना चाहिए, मैनुअल चेक करना चाह रहे हैं, तो आप सिंपल एरे वेरिएबल में जो स्टोर किया गया उसमें .NDIM लगा के आप उसको चेक कर सकते हैं कितने डी एरे है आपका। इसके अंदर मैं एक और अगर एरे करना चाह रहा हूँ, यानी कि इस एरे के अंदर, इस पूरे एरे के अंदर मैं एक और एरे ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं कॉपी करूंगा यहाँ पे। अब इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और बाहर एक और एरे ऐड कर देता हूँ आउटसाइड। शिफ्ट इंटर। इसने मुझे एरे दे दिया। अब ये मेरे पास 4D एरे है। 4D एरे यानी कि इसके अंदर 4 एरे के अंदर एरे है। मेरा मेन एरे ये है, उसके अंदर फिर एक एरे है जिसके अंदर सारे एरे हैं, फिर ठीक है। उसके बाद फिर एक एरे है, ये एरे अलग है उसका, ये वाले एरे अलग हैं उसके, और ये वाले जो एरे हैं ये अलग है उसके। ये देखिए मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक हिस्सा मुझे ये दे दिया और एक हिस्सा मुझे ये दे दिया। ये 4D एरे में चेंज करने को दिया।